तो हम लोग शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनना शुरू होगा, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ, इनका क्या कहना था कि अगर कोई भी दो चार्ज है Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट लेना है दोनों चार्ज का, उसका मैग्नीट्यूड लेते हुए, और दोनों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा रहेगी फोर्स उतना कम होते जाएगा। इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन दोनों को जब मिलाया गया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आया। प्रोपोर्शनलिटी हटाया गया तो एक कांस्टेंट आया F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई, इस K को बोला गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस K का वैल्यू जो हुआ, K का वैल्यू हुआ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना, पर कूलम्ब। K को का रियल मतलब होता है 1/4πε0, 4πε0। इसी का वैल्यू आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये चार्ज Q1 था और ये चार्ज Q2 था। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसको सच्चाई में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है ना। जो एयर है हमारा, ये एयर या फिर वैक्यूम कह लीजिए, उसमें भी एक कांस्टेंट दौड़ रहा है, उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट दिखाते हैं, और इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब आइए फिर से इसको देखते हैं। तो फोर्स का वैल्यू आ गया K Q1 Q2/R²। K का वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गया। K का जो फुल फॉर्म है 1/4πε0 है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना है, और इस एप्सिलॉन नॉट को फिजिक्स की दुनिया में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम। हमारा नेचर जो है उसके पास एक मोटिवेशनल फैक्टर जो है, जिसके बदौलत इन दोनों पर फोर्स लग पा रहा है। आफ्टर ऑल फिजिक्स क्या है? इट इज स्टडी ऑफ नेचर, और इसका मेजरमेंट करना और इसका एक लॉजिकल बात करना, यही तो फिजिक्स का मतलब होता है। इसी को पढ़ना है फिजिक्स है, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से समझना। तो ये, और फिजिक्स पूरी तरह से गवर्न बाई क्या है? रूल ऑफ नेचर। फिजिक्स का रूल हम लोग नहीं बनाते हैं, नेचर ने रूल बनाकर भेजा हुआ है। अब उस रूल को खोज के लैंग्वेज देने का काम साइंटिस्ट लोग किया। समझ गया ना? वो तो नेचर में पहले से था, वो इतना अदृश्य था, नहीं दिख रहा था कि वो प्रकार हम लोग जान नहीं पाए। अब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये साइंटिस्ट लोग देख पाया। नहीं तो आदमी यही जानता कि चुंबक होता है, जो फिजिकल चुंबक मैग्नेट, वही केवल लोहे को या किसी चीज को खींच सकता है। अरे बस मैग्नेटिक फील्ड केवल जो फिजिकल चुंबक है, मैग्नेट है, वही मैग्नेटिक फील्ड फैला सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को साइंटिस्ट लोगों ने खोज के निकाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने उत्पन्न कर दिया। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये नेचर में अवेलेबल था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स चलता है कैसे? रूल किसका चलता है? नेचर का। और उसको, उस रूल को खोज के निकाल लेता है जो, वो साइंटिस्ट है, ठीक है ना। तो हमारा अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है,
तो साइंटिस्ट कहता है कि भाई यहाँ और यहाँ के बीच में कोई ना रस्सी है ना कुछ है, फिर भी ये एक दूसरे को खींच रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, उस सपोर्टिंग एलिमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये अलाउ कर रहा है, ये कांस्टेंट, ये नेचर का मीडियम का कांस्टेंट है जो अलाउ कर रहा है कि इन दोनों पर फोर्स लगे, इन दोनों पर फोर्स लगे। आप अगर पानी में इन दोनों चार्ज को रख दीजिएगा ना तो ये इसका वैल्यू बदल जाएगा, क्योंकि मीडियम तो पानी हो गया। आप केरोसिन ऑयल में अगर रख दीजिएगा ना इन दोनों चार्ज को तो भी फोर्स लगेगा, लेकिन इसका वैल्यू नहीं बदल जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज हो जाएगा। ये वैक्यूम कह लीजिए, वैक्यूम का है, या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसका ये कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वैक्यूम भी है तो ये कांस्टेंट है। यानी कि अगर कोई पूछे कि वैक्यूम में भी कुछ छिपा हुआ है क्या, तो बोले कि हाँ बहुत कुछ छिपा हुआ है। देयर आर लॉट ऑफ सपोर्टिंग कांस्टेंट्स व्हिच आर अलाउइंग टू अप्लाई फोर्स चार्जेस ऑन ईच अदर। ठीक है, वैक्यूम के पास बोलता है नहीं कुछ नहीं है, नहीं, वैक्यूम के पास बहुत सारा कांस्टेंट है जो अलाउ कर रहा है कि दो चीजों में क्या लग सके, फोर्स लग सके। उसी तरह दो मैग्नेट है तो मैग्नेट के बीच में भी फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी कांस्टेंट आता है। ठीक है ना, तो नेचर के पास वो फैक्टर हैं जो सपोर्ट करते हैं किसी चीज को होने के लिए। ठीक है, तो आपको फीलिंग आया कि एप्सिलॉन नॉट का फीलिंग क्या है। एप्सिलॉन नॉट जैसे एंगल को थीटा से दिखाते हैं, उसी तरह से इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट माने एंगल को थीटा पढ़ देते हैं, लेकिन सेंस क्या करते हैं, एंगल। थीटा बोलते ही आपके दिमाग में सेंस आता है एंगल का, उसी तरह एप्सिलॉन नॉट कहते ही आपके दिमाग में ये सेंस आना चाहिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इसका इतना सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि ये एक फैक्टर है हमारे एनवायरनमेंट का, वैक्यूम का या फिर जो एटमॉस्फेयर है, जो अलाउ करता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लग सकता है, और ये अलाउ करता है। ठीक है ना, ठीक। चलिए, तो F का वैल्यू कितना आ गया, K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसका अगर ग्राफ देखिएगा, इधर R ले लें और इधर फोर्स ले लें, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, अगर R बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू घटेगा, R का वैल्यू अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो फोर्स का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है, R टेंड्स टू 0 प्लस F टेंड्स टू इन्फिनिटी, R टेंड्स टू इन्फिनिटी, F टेंड्स टू 0। अरे बस अगर R का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ है तो F का वैल्यू 0 होगा या 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। देखिए, R का वैल्यू थोड़ा सा 0 से बड़ा है, R का वैल्यू क्या है, 0 प्लस है, तो फोर्स का वैल्यू देख रहे हैं ना, इन्फिनिटी जा रहा है। और R का वैल्यू यहाँ पर क्या जा रहा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फोर्स का वैल्यू देख रहे हैं ना, फोर्स की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का, फोर्स निकालने के लिए, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन आप चार्ज के पोलैरिटी से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लस Q चार्ज है, प्लस Q1 और प्लस Q2, तो फोर्स जो लगेगा F1 और F2 दोनों बराबर होगा और रिपेलिंग होगा। क्या होगा, रिपेलिंग। माइनस Q1 है, माइनस Q2 है, तो फोर्स दोनों पर लगेगा F1 और F2, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा। किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वहां पर फोर्स क्या लगेगा बताइए, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K माइनस ऑफ Q1 माइनस ऑफ Q2 बाई R स्क्वायर। फाइनली ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है ना, और फोर्स दोनों की क्या होगा, एक दूसरे से बराबर होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल किया, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए ये F1 है और ये F2 है, तो ये F इक्वल टू हो जाएगा हमारा K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ऑफ K2 बाई R स्क्वायर। तो फाइनली रिजल्ट जो आएगा मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम आएगा, क्योंकि मॉड लगा दिए तो क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। लेकिन आपको इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल
ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, है ना। Q1 है और Q2 है, प्लस है प्लस है, दोनों के बीच की दूरी r है। F1 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हुआ। हाँ, F2 भी क्या हुआ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हुआ। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। लेकिन क्या हम पूछें कि ये F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों बराबर है कि बराबर नहीं है, तो क्या जवाब दीजिएगा। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर, एक ये आपको ऑप्शन देते हैं। दूसरा तीसरा ऑप्शन आपको देते हैं F1 इक्वल टू F2। चौथा ऑप्शन आपको देते हैं F1 नॉट इक्वल टू F2। ठीक है, ये A ऑप्शन हो गया, ये B ऑप्शन हो गया, ये C ऑप्शन हो गया और ये D ऑप्शन हो गया। बताइए कौन कौन होगा, A B C D में कौन कौन सही है। B सही हो गया। हाँ, क्यों सही हो गया, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हैं। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन में। हाँ, तो मैग्नीट्यूड तो मानते हैं सेम हुआ, लेकिन डायरेक्शन तो इसका इधर है और इसका, तो डायरेक्शन वाइज तो क्या है, अलग है। अलग। तो पूरा वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड मानते हैं सेम है, लेकिन डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया। हाँ, यानी कि B जो है वो सही हो गया। हाँ, F1 वेक्टर नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर। और डी ऑप्शन। D ऑप्शन नहीं, C ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर है। हाँ, तो अब इसके ऊपर तो एरो नहीं दिए हैं, नहीं। यानी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल। हाँ, एक ऑप्शन E ये भी सही होगा, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F2 वेक्टर का। मैग्नीट्यूड। E और C ऑप्शन सेम ऑप्शन है। अगर हम F1 वेक्टर के साथ मॉड लगा देते हैं तो F1 ही इसको लिख सकते हैं और इसको भी क्या लिख सकते हैं, F2। अरे बस हाँ, आप F1 को F1 वेक्टर भी लिख सकते हैं का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर कि मान लीजिए कि एक आपके पास एक चार्ज है Q1 इक्वल टू 1.6 न्यूटन और माइनस 19 कूलम। एक दूसरा चार्ज है -1.6 इंटू 10 और माइनस 19 कूलम। दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो बताइए फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स इक्वल क्या होगा, K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाई R स्क्वायर। R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 मीटर। 20 सेंटीमीटर को 1/5 मीटर लिख सकते हैं। तो K का वैल्यू कितना बचे, 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 और Q2 का वैल्यू कितना है, माइनस 1.6। मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 38 डिवाइडेड इंटू 25 भी हो जाएगा। 1/5 का स्क्वायर तो 25 ऊपर चला गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा न्यूटन में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसी में कैसे हम लोग, अब हो सकता है ये क्वेश्चन एक देने जा रहे हैं आपको, हम ट्राई करते हैं कि अच्छे से समझ में आए, लेकिन 11th अगर आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो नहीं समझ में आएगा बढ़िया से। अब देखिए 11th को कैसे हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th से मिक्स कर सकते हैं। हम लोग ऐसे मिक्स कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक सपोर्ट है, इस पर चार्ज Q है और इस पर भी चार्ज क्या है, Q है। रस्सी की लंबाई L है, दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर दिया गया, दोनों का मास m है, दोनों का मास भी क्या है, m है। तो बोलता है कि कितना एंगल के बाद, वर्टिकल से कितना एंगल बनाने के बाद ये सब रुक जाएगा, दोनों सबसे पहले रुक जाएगा, ये सब बोला जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि एंगल ही क्यों बनेगा। बोलता है कि स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल से और फिर इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो
तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि भाई एंगल ही क्यों बनाएगा। अभी तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, ये हमारा वर्टिकल हुआ और रस्सी भी यहीं पर है, तो थीटा क्या है? 0। ये वर्टिकल लाइन हुआ और रस्सी भी इधर ही है, तो थीटा 0 हो गया। रस्सी कुछ एंगल क्यों बनाएगा, पहले आपको ये सोचना होगा। तो बताइए हमको जल्दी से कि ये जो मास है जिसमें चार्ज Q है, ये भी एक मास है जिसमें चार्ज Q है, ये ऐसे क्यों होगा, एंगल क्यों बनाएगा? क्योंकि दोनों पर चार्ज पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे। रिपेल करने के कारण जितना दूर ये जाएगा इधर, उतना ही दूर ये भी जाएगा, क्योंकि दोनों का मास भी सेम है और दोनों का चार्ज भी सेम है। अगर मास अलग अलग भी होता तो भी एंगल थीटा अगर है तो ये थीटा है। अगर मास मान लीजिए कि अलग अलग भी होता तो भी क्या होता, दोनों सेम एंगल बनाते कि अलग अलग एंगल बनाते? मान लीजिए मास हम अभी दोनों में सेम दिए थे, अब हम मास बोलते हैं कि नहीं m1 और m2 है, तो आप ये बताइए कि क्या होता? थीटा अलग अलग होता है एंगल। थीटा अलग अलग होता कि सेम होता? अलग। ठीक है, इसको आप सोचिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अभी हम मास दोनों सेम दे देते हैं और दोनों इक्वली ठीक है। तो बोलता है कि आप फाइंड थीटा, क्या बोलता है? फाइंड थीटा व्हेन बोथ बॉब्स, ये छोटे छोटे मास को, जो गोल सा मास इसको बॉब बोला जाता है, बॉब्स आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रेस्ट में आ गया, फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी रेस्ट में है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे इसको हैंडल करिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हैं 11th में? नहीं बनाए। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस पर क्या क्या फोर्स। इन लोग 12th वाले किसके दिन रखे थे क्लास? TTS। तो अगर ये कुछ ऐसे बनाया है तो इसका क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो इस मास पर नीचे फोर्स लग रहा होगा mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। ये रस्सी है यानी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में एक तनाव क्रिएट हुआ होगा, इसको T बोलते हैं। और ये दोनों के बीच में क्या लगा होगा? फोर्स। इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कि 2d है। कितनी है? 2d। ये d है और ये भी d है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 2d। ये d हम अपने से माने हैं, लेट। ओके, ये दिया हुआ नहीं था हमको, दिया हुआ है सिर्फ रस्सी की लंबाई m, ये सब दिया हुआ, q भी दिया हुआ है। अब इधर भी फोर्स एक लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा ना, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। यानी कि अगर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एक का बना ले तो दूसरा का भी वैसा ही होगा। mg इधर लग गया बच्चे, टेंशन इधर लग गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग गया। अब इसको हम लोग बहुत स्मार्टली दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो लामिस थ्योरम से, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है 11th का, और एक है कि दिमाग लगा, दो तरीके से बन सकता है। लामिस थ्योरम से बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा, और दिमाग लगा कर बनाइएगा तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम दोनों तरीके से आपको करके दिखाते हैं। अब देखिएगा 11th का कॉन्सेप्ट है ये। 11th का कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट है, एक तो फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से कंपोनेंट लेके, और दूसरा एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग लामिस थ्योरम बोलते हैं। फिलहाल इस मास m पर आप देख रहे हैं कि यही तीन फोर्स लग रहा है। अब फिजिक्स सिद्धांतों पर चलते हैं। अगर आप बेंच पर बैठे हैं और नीचे भी नहीं जा रहे हैं, ऊपर भी नहीं जा रहे हैं, जबकि तो फोर्स लग रहा है, mg फोर्स से आपको जमीन खींच रहा है और बेंच आपको टिकाए हुए है, उतना ही फोर्स ऊपर लगा के। दैट्स व्हाई यू आर इन इक्विलिब्रियम, यू आर इन नॉट रेस्ट vertically you are not in rest, you are in equilibrium, because equilibrium तब वर्ड यूज किया जाता है जब फोर्स लग रहा है फिर भी आप नहीं चल रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, बेंच आप पर नॉर्मल फोर्स लगाया है और mg ग्रेविटी ने लगाई है, अर्थ ने लगाई है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर नॉट मूविंग वर्टिकली, दैट्स व्हाई यू आर इन इक्विलिब्रियम। बट हॉरिजॉन्टल वे में नेचुरल फिनोमेना के कारण आप नहीं चल रहे हैं। There is no force in horizontal direction, neither in rightward or leftward. Due to natural phenomena, you are in rest. You are not moving horizontally. That's why यहाँ पर equilibrium word use नहीं होगा, यहाँ पर आपको हम rest कहेंगे।
Horizontally you are in rest, vertically you are in equilibrium. Equilibrium is a kind of rest when resultant force on object is zero and body is not moving. If body is not moving due to resultant force is zero, then you are in not in rest, you are in equilibrium. ठीक है, इक्विलिब्रियम भी एक तरह का रेस्ट ही है, लेकिन ये तब बोला जाता है जब टोटल फोर्स आप पर उस डायरेक्शन में क्या है, जीरो है. फोर्स लग रहे हैं लेकिन सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए. तो ये बॉब जो है ये रेस्ट में है कि इक्विलिब्रियम में है? ये इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज इट इज नॉट हियर ड्यू टू इट्स नेचुरल फेनोमेना. इट इज हियर ड्यू टू लॉट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज गोइंग टू बिकम जीरो. दैट्स व्हाई ये बॉब को रेस्ट आप बोल देंगे तो ठीक है, कोई पाप नहीं हो जाएगा, लेकिन गलत जरूर हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब ये एंगल बना रहा है थीटा, यही थीटा को निकालना है. यही सेम कहानी यहां भी हो रहा होगा, यहां भी आ चुकी हुई है. देखिए यहां पर क्या हो रहा होगा, mg नीचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की ओर और टेंशन इधर की ओर. अब हम लोग को निकालना है थीटा. देखिए निकालते हैं, हटा दें इसको. तो एक का निकाल लेंगे तो दूसरा भी उसी तरह से हो गया. तो देखो बच्चे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है. ठीक है बच्चे, ये ना ही हॉरिजॉन्टल में चल रहा है और ना ही वर्टिकल में. यानी कि हॉरिजॉन्टल में टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए और वर्टिकल में भी नहीं चल रहा है तो वर्टिकल में भी टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी कैंसिल करना चाहिए एक दूसरे को जो लग रहे हैं. तो देखो t का कंपोनेंट इधर क्या होगा, t cos थीटा. t का कंपोनेंट t sin थीटा, इसको देहाती भाषा में कहते हैं t का असर. मान लीजिए t 10 न्यूटन था, मान लीजिए, तो 10 न्यूटन का असर इधर कितना है तो 10 cos थीटा. 10 न्यूटन का असर इधर कितना है तो 10 sin थीटा. अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि अरे भाई हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स लग रहा था Fe किसको बैलेंस कर रहा होगा, t sin थीटा. इक्वेशन 1 हो गया. और mg t cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा. t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को. हमको क्या चीज में इंटरेस्ट था, थीटा में. इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर देते हैं. तो Fe बाई mg इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, t sin थीटा डिवाइडेड बाई t cos थीटा. t से t कैंसिल हो गया. Fe का वैल्यू होगा k, क्या कह दिए थे, चार्ज दोनों में बराबर था ना, q बाई 2d का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या माने थे हम, 2d, तो 2d का होल स्क्वायर हो गया. अच्छा, इस 2d को थोड़ा सॉल्व कर लें यहीं पर. देखिए ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है ना, ये वाला क्या हो गया, d हो गया. और ये कितना है, l भी दिए हैं. तो क्या मैं लगा सकता हूं sin थीटा इक्वल p बाई h. sin थीटा इक्वल टू p बाई h. तो d इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, sin थीटा, l sin थीटा. हां, क्योंकि हमको तो d नहीं दिया था, तो क्या मैं लिख सकता हूं दोनों के बीच की दूरी को, दोनों के बीच की दूरी को क्या है, 2d. तो 2d का वैल्यू कितना आ गया, 2l sin थीटा. तो क्या हो जाएगा, देखिए 2l sin थीटा का होल स्क्वायर. देखिए फोर्स लिखा गया k बाई r स्क्वायर mg इक्वल टू क्या हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा. आपको थीटा चाहिए था, पहले आप इतना नोट कर लीजिए. चलिए देखिए, तो क्या हो गया, ये k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई mg इक्वल टू क्या हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा. sin स्क्वायर, चूंकि हम लोग को थीटा निकालना है तो हम sin स्क्वायर को उधर भेजेंगे. तो क्या हो जाएगा, देखिए k स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर mg इक्वल टू sin क्यूब थीटा बाई cos थीटा. अब ये q का वैल्यू, l का वैल्यू, m का वैल्यू ऐसा रहेगा ना कि ये sin थीटा निकालने में बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन अपने से दिए हैं. अब क्या करेंगे कि यहाँ से सॉल्व, थीटा हमको निकालना है तो वो सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं. इसको यही स्टॉप करना होगा,
क्योंकि हम Q का वैल्यू क्या है नहीं दिए हैं। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना होगा, तो जो क्वेश्चन सेटर होगा वो Q का वैल्यू, L का वैल्यू, M का वैल्यू कुछ ऐसा सेट करेगा कि साइन Q थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू निकालना बहुत टफ नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको और यहीं पर स्टॉप करते हैं इसको।